हम आज पढ़ेंगे अस्थमा। अस्थमा बोले तो क्या डेफिनेशन, अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ द ब्रोंकियल ट्री। और एक बार, क्रोनिक बोले तो लंबे समय तक, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर इन्फ्लामेशन होना डिसऑर्डर ऑफ ब्रोंकियल ट्री। जो ब्रोंकियल ट्री है, ब्रोंकिया लंग्स में जो ब्रोंकिया होती है उसका क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एयरवेज इन विच ब्रीथिंग इज पीरियडिकली रेंडर डिफिकल्ट बाय वाइड स्प्रेड नैरोविंग ऑफ द ब्रोंकाई। उसमें क्या होती है, ब्रीदिंग इज पीरियडिकली रेंडर्ड डिफिकल्ट, ब्रीदिंग सांस लेने में उसमें तकलीफ होती है बाय वाइड स्प्रेड नैरोविंग ऑफ द ब्रोंकाई। जो ब्रोंका है, ये जो वाइड स्प्रेड नैरो, उसका पूरा का पूरा जो ब्रोंका है उसको कहते हैं नैरोइंग होती, जो उसका लुमेन है वो कम हो जाता है। इट इज क्लिनिकली कैरेक्टराइज बाय रिकरेंट एपिसोड ऑफ, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिकरेंट एपिसोड ऑफ विजिंग। विजिंग बोले तो विसल बजना सांस लेते समय, ब्रेथलेसनेस सांस फूलना, टाइटनेस ऑफ द चेस्ट एंड कफ, उसमें खांसी भी आना। अस्थमा इज अ कॉमन बट रिलेटिवली रेयर कॉज ऑफ डेथ। अस्थमा सबसे बोले तो कॉमन है, बट इससे डेथ थोड़ा रेयर कॉज है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अस्थमा, एपिसोड ऑफ ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन पार्शली रिवर्सिबल। इसमें क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, जो ब्रोंका है लंग्स का, उसका क्या होता है, साइज छोटा हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। पार्शली रिवर्सिबल, वो रिवर्सिबल होता है आइदर स्पॉन्टेनियसली और आफ्टर ट्रीटमेंट। वो रिवर्सिबल कब होता है, जो माइनर अस्थमा है ड्यू टू एलर्जी, कुछ समय बाद स्पॉन्टेनियसली, कुछ समय बाद वो रिवर्सिबल। बट कुछ एजड पर्सन है उसमें क्या होता है, आफ्टर ट्रीटमेंट रिवर्सिबल हो जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियल वॉल, जो ब्रोंकियल वॉल है, ये जो ब्रोंकियल वॉल है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना। इंक्रीज्ड म्यूकस सिक्रेशन, ये जो ब्रोंकियल वॉल है उसमें क्या रहते हैं, म्यूकस सेल्स, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस प्रोडक्शन। इसलिए अस्थमा में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज्ड म्यूकस सिक्रेशन। अगर म्यूकस बढ़ गया, उसका ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गया तो सांस लेने में तकलीफ होती है। सो क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अस्थमा में दो टाइप है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एंटीजन। एंटीजन बोले तो द सब्सटेंस, द प्रोटीन सब्सटेंस और एक्सटर्नल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स इन द बॉडी। सो क्लासिफिकेशन ऑफ अस्थमा, एटोपिक बोले तो एलर्जिक बोलते पोलन ग्रेन्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। नॉन एटोपिक बोले तो इंट्रिंसिक, जो अपने बॉडी में विदाउट एविडेंस ऑफ एलर्जन सेंसिटाइजेशन। अकॉर्डिंग टू द एजेंट ऑफ और इवेंट दैट ट्रिगर्ड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, सीजनल होता है, सर्दी में ज्यादा हो सकता है। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड, ज्यादा एक्सरसाइज किया तो हो सकता है। ड्रग इंड्यूस्ड लाइक पेनिसिलिन। ऑक्यूपेशनल अस्थमा, अगर वो फैक्ट्री में कुछ काम करते हैं तो उनको भी अस्थमा हो सकता है। अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस इन स्मोकर, जो स्मोकर है, हेवीली स्मोकर, उसमें क्या होता है, अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस। चलो अब डिटेल में पढ़ेंगे। कॉमन टाइप ऑफ अस्थमा, अटोपिक अस्थमा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अस्थमा दैट यूजुअली बिगिन इन द चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में सबसे ज्यादा कौन सा अस्थमा होता है, अटोपिक अस्थमा। फैमिली हिस्ट्री ऑफ द अस्थमा और एलर्जिक डिसीजेस, जिसको एलर्जिक है और जिसके फैमिली हिस्ट्री में अस्थमा है, एग्जाम्पल एक्जिमा, अर्टिकेरिया, हे फीवर इज कॉमन। अर्टिकेरिया बोले तो अपनी स्किन है, स्किन में वो लाल चट्टे आने, धागे आने, उसको क्या बोलते हैं, यूट्रिका, अर्टिकेरिया। मोस्ट कॉमन टाइप है अस्थमा का, कौन सा है, अटोपिक। वो चाइल्डहुड में होता है, शुरुआत उसकी चाइल्डहुड में थी, उसके फैमिली हिस्ट्री भी रहती है। फैमिली हिस्ट्री में कौन सी रहती है, उसके पापा को, फादर को या मदर को एक्जिमा, अर्टिकेरिया और हे फीवर आए तो। उसका क्लासिकल एग्जाम्पल है टाइप 1 IgE मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी। उसमें टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव वर्क करती है। एक्सोजीनस सब्सटेंस लाइक एलर्जेंस कॉजिंग अस्थमा कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, वो हम पहचान सकते हैं। ट्रिगर्ड इन्वायरमेंटल एलर्जी, इट इंड्यूस्ड डस्ट, पोलन, एनिमल रेंडर एंड फूड्स। जो पोलन है, एनिमल का डेंडर है एंड फूड्स है, जो क्या करते हैं, वो एलर्जिक रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं। स्किन टेस्ट विच द पॉजिटिव एलर्जन रिजल्ट इन एन इमीडिएट विल एंड फ्लेयर रिएक्शन। इसमें क्या कहते हैं, विल एंड फ्लेयर रिएक्शन देता है कौन, स्किन टेस्ट। अब नॉन ऑटोपिक अस्थमा बोले तो एलर्जेंस, एक इंट्रिंसिक एलर्जी, वो बाहर से नहीं आने वाला, बॉडी का है। नॉन पॉजिटिव एक्सोजीनस फैक्टर, नो पॉजिटिव एक्सोजीनस फैक्टर कैन बी आइडेंटिफाइड एंड इट डज नॉट शो एलर्जन सेंसिटाइजेशन। नो पॉजिटिव एक्सोजीनस फैक्टर, बाहर से कोई भी बॉडी में नहीं आने वाला, कैन बी आइडेंटिफाइड एंड इट नॉट बी कैन बी आइडेंटिफाइड एंड इट डज नॉट शो एलर्जन सेंसिटाइजेशन। वो क्या करता है, एलर्जन सेंसिटाइजेशन दिखाता नहीं है। उसमें स्किन रिएक्टिव क्या, स्किन टेस्ट क्या रहते हैं, निगेटिव रहते हैं। उसमें अटोपिक में स्किन रिएक्शन पॉजिटिव। ओके, फैमिली हिस्ट्री ऑफ अस्थमा इज लेस कॉमन, इसमें फैमिली हिस्ट्री लेस कॉमन है। ट्रिगरिंग इवेंट, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ड्यू टू द वायरस, कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कुछ भी वायरस है, सॉरी पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस एंड राइनो वायरस, क्या करते हैं, नॉन अटोपिक अस्थमा। इनहेल्ड एयर पोल्यूटेंट्स, स्मोक्स, फ्यूम्स, etc. इट मे बी ड्यू टू हाइपर इरिटेबिलिटी ऑफ द ब्रोंकियल ट्री।
ये क्यों होता है? हाइपर इरिटेबिलिटी ऑफ द ब्रोंकियल ट्री से भी हो। अब कुछ पर्सन में ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा हो सकता है। ड्रग में भी ट्रिगर अस्थमा, मेनी ड्रग्स ट्रिगर अस्थमा। कौन सा है? एस्पिरिन सेंसिटिव अस्थमा, एस्पिरिन इनिबिटर्स, साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे ऑफ द एराकोडोनिक एसिड एंड मेटाबॉलिज्म। उसमें क्या है? प्रोड्यूस ल्यूकोट्राइन्स होता है। बोले तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, वो क्या करता है? अस्थमा। उसमें एस्पिरिन सेंसिटिव आया, और उसके बाद पेनिसिलिन, कुछ इंसान में पेनिसिलिन का एलर्जी रहता है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा बोले तो जो जो वर्कर्स इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, ओके, फ्यूम्स, ऑर्गेनिक एंड केमिकल डस्ट, गैसेस, अदर केमिकल्स। नाउ इटियोलॉजी, उसमें एंडोजीनियस रिस्क फैक्टर। एंडोजीनियस रिस्क फैक्टर बोले तो बॉडी के अंदर जो कुछ भी रिस्क फैक्टर है उसको बोलते हैं एंडोजेनिक रिस्क फैक्टर। उसमें आता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, एयरवेज हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस और जेंडर एंड एज। ओके, फर्स्ट है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। मेजर इटियोलॉजिकल फैक्टर इन एटोपिक अस्थमा इज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। जिस फैमिली में, जिस जेनेटिक्स में टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी ज्यादा है, उसमें क्या होता है? आलस अस्थमा होने के चांसेस। Okay, susceptibility to locus is on the chromosome. One of the susceptibility locus is on the chromosome 5. क्यों? Several genes involved in the regulation of IgE synthesis and mast cell and eosinophilia grow and differentiation. Okay, airways hyper responsiveness. It is an abnormality in which there is an excessive tendency for airways to contract. Bronchoconstrictor too easily in response to multiply inhaled trigger that usually does not have an effect normal individual. Gender, इसमें देखो मोर कॉमन इन बॉयज दैन गर्ल्स। जेंडर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अडल्सेंट, जो 16 के नीचे, उनमें ज्यादा तो मेल्स में दिखाई जाता है। आफ्टर प्यूबरिटी वुमेन स्लाइटली मोर कॉमन देन फीमेल। देखो बच्चे में ज्यादा, मेल बच्चे में, और प्यूबरिटी के बाद फीमेल ज्यादा। एज, मोस्ट ऑफ दिस बिगिन बिफोर द एज ऑफ 25 ईयर्स। मोस्ट ऑफ द ये क्या होता है? 25 ईयर्स के पहले बिगिन, शुरुआत होती है इनकी। एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर अस्थमा ट्रिगर्स, जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो अपने बॉडी में अफेक्ट करके क्या करने का? अस्थमा प्रोड्यूस करता, उसको क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर विच प्रोड्यूस अस्थमा ट्रिगर्स करता। ओके, इनहेल्ड एलर्जेंस, दिस इंक्लूड हाउस डस्ट, घर का जो डस्ट है, माइट्स एंड हाउस होल्ड पेट्स। दे मे कॉज एलर्जिक सेंसिटाइजेशन एंड अस्थमा इन अर्ली चाइल्ड। छोटे छोटे बच्चे में जो हाउस का डस्ट है, घर का जो केयर कचरा हो, धूल, मिट्टी, माइट्स, जो कुछ भी है, अस्थमा प्रोड्यूस करते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरल इन्फेक्शन। ओके, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं लंग्स के ऊपर जो ब्रोंकाइट्री है, नोज है, उसमें जो वायरल इन्फेक्शन होता है, राइनो वायरसेस, रेस्पिरेटरी साइनोवियल वायरसेस एंड कोरोना वायरस से क्या करता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है। ओके, एयर पोल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, डीजल particulate, indoor pollutants such as exposure to the nitrogen oxide and cooking stoves, ये क्या कर सकता है? अस्थमा प्रोड्यूस कर सकता है। पैसिव स्मोकर्स, इट ट्रिगर्स अस्थमा। पैसिव स्मोकर बोले तो जो बंदा स्मोकिंग करता है, वो जो उसकी फ्यूम्स है वो दूसरा बंदा लेता है, वो दूसरे बंदे को क्या बोलते हैं? पैसिव स्मोकर्स। ओके, ड्रग्स कौन है? बीटा एंट्रोजेनिक ब्लॉकर एंड एस्पिरिन। देखो एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर में क्या क्या देखिए? इनहेल्ड एलर्जेंस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरल इन्फेक्शन, एयर पोल्यूशन एंड पैसिव स्मोकर्स एंड ड्रग्स। अब हम पैथोजेनिसिस ऑफ अस्थमा देखेंगे। देखो पैथोजेनिसिस में क्या होता है? सेंसिटाइजेशन मतलब तो फर्स्ट अटैक ऑफ एलर्जेंस, और फर्स्ट अटैक है एलर्जेंस का बाहर से अपनी बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं? सेंसिटाइजेशन। उसमें क्या होता है? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन प्लस एनवायरमेंटल एंटीजन। उसमें दो फैक्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, बॉडी का जीन, और एनवायरमेंटल एंटीजन लाइक पोलन्स, ग्रेन्स एंड डस्ट। ओके, एलर्जन, दिस इज एंटीजन। एंटीजन बाहर से अंदर आया। देखो एलर्जेंस और एंटीजन्स टेकन बाय एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मैक्रोफेज एंड डेंड्रिटिक सेल। जो एंटीजन को लेते और बॉडी में प्रेजेंट करते हैं, बोले तो एंटीजन को लेके और हेल्पर टी सेल को प्रेजेंटेशन जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैक्रोफेज एंड डेंड्रिटिक सेल। उनका वर्क क्या है? एंटीजन को लेना और इनको दिखाना। उसके बाद इलिक्ट TH2 डोमिनेटेड रिस्पॉन्स। TH2 सेल बोले तो टाइप 2 हेल्पर सेल प्रोड्यूस साइटोकाइनिन, जो केमिकल मैसेंजर्स है लाइक साइटोकाइनिन, इंटरलोकिन 4, इंटरलोकिन 13 promote production of IgE by B cell. IL-5 activate eosinophils and IL-13 stimulate mucus production. उसके बाद IgE प्रोडक्शन होता है। TH2 सेल्स क्या करते हैं? TH2 सेल वो जाके बाद में जो हाँ देखो ये TH2 सेल है डिफरेंशिएशन होने वाली, वो क्या करते हैं? बी सेल फॉर्मेशन क्या करता? एंटीबॉडी फॉर्मेशन। ये एंटीजन आया मैक्रोफेज में, मैक्रोफेज को किसको लिया? एंटीजन को लिया। और मैक्रोफेज किसको रिप्रेजेंट किया? टाइप 2 हेल्पर सेल। और टाइप 2 हेल्पर सेल किस में कन्वर्ट हुआ? जाके बी सेल को
जो टी सेल है वो साइटोकाइन ने रिलीज किया, केमिकल मैसेंजर रिलीज करते वो कौन सी सेल में चेंज हुए, बी सेल को करता वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम करता है। कौन से एंटीबॉडी? मोस्टली तो आईजीई। और ये आईजीई प्रोडक्ट जो एंटीबॉडी है वो किस में जाके बाइंड होती है? मास्ट सेल। दिस मास्ट सेल पे जाके बाइंड होती है। आफ्टर देखो अब दिस आईजीई कोट्स ब्रोंकियल सबम्यूकोजल मास्ट सेल। और ये आईजीई किधर की है? जिधर एलर्जेंस आए, जिस साइट पे एलर्जिक रिएक्शन हो रही उस साइट्स पे मास्ट सेल रहते हैं, उन मास्ट सेल पे जो एंटीबॉडी है वो जाके बाइंड होती है। नाउ री एक्सपोजर, अगर एलर्जेंस बार बार आ रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल एलर्जेंस आए फर्स्ट टाइम उसको क्या बोलते हैं? सेंसिटाइजेशन। अगर एलर्जेंस अगर बाद में उनको बोलते हैं ऑन री एक्सपोजर। उसके बाद क्या होता है? एलर्जेंस बाइंड टू द आईजीई बाउंड टू, देखो एलर्जेंस बाइंड टू आईजीई बाउंड टू द ब्रोंकियल सबम्यूकोजल मास्ट सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल मास्ट सेल थी, वो एलर्जिक साइट पे मास्ट सेल पे कौन बाइंड था? आईजीई बाइंड था। उसके बाद वो एलर्जेंस आके उनको बाइंड होते। सो अर्ली फेज में क्या होता है? रिलीज ऑफ मेडिएटर्स फ्रॉम द मास्ट सेल का डिग्रेनुलेशन होता है। मास्ट सेल का क्या होता है? डिग्रेनुलेशन। मास्ट सेल क्या कहता है? रिलीज ऑफ मेडिएटर्स फ्रॉम द मास्ट सेल एंड स्टिमुलेट द वैगल रिसेप्टर्स इन द एपिथेलियम। उसको वैगल रिसेप्टर क्या करता है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, वैसोडाइलेशन विद इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी। इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, ओके। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ये जो ब्रोंकी है उसका क्या करते हैं? कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि कम से कम एलर्जेंस अपने लंग्स में जाए। और म्यूकस प्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुआ, उसके बाद म्यूकस का प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद वैसोडाइलेशन विद इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी। वैसोडाइलेशन वो जो ब्लड वेसल्स है उनका क्या करता है? वैसोडाइलेशन। बोलो तो ब्रैडिकार्डिया, जो ब्लड प्रेशर है डिक्रीज होता है। उसके बाद ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होने के बाद ऑक्सीजन कैपेसिटी कम हो जाती है। सो उसके बाद लेट फेज में इन्फ्लेमेशन, रिक्रूटमेंट ऑफ द ल्यूकोसाइट। जो इन्फ्लेमेशन हो क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स को बुलाते हैं। इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स स्टिमुलेट एपिथेलियल सेल टू प्रोड्यूस कीमोकाइनिन्स। इटियोटॉक्सिन्स अट्रैक्ट इओसिनोफाइल्स। रिक्रूटमेंट ऑफ द टी हेल्पर टू सेल अदर ल्यूकोसाइट न्यूट्रोफिल्स। ओके, अब डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझाना पता हो। देखो, दिस इज एंटीजन बॉडी में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीजन किसने लिया? मास्ट सेल ने लिया। मास्ट सेल क्या किया? केमिकल जो रिलीज होता है, केमिकल मेटेरियल को रिलीज किया। तो कौन एक्टिवेट हुआ? टाइप टी हेल्पर सेल। ओके, टाइप टी हेल्पर सेल और क्या किया? रिलीज ऑफ इंटरलॉकिन 4 एंड इंटरलॉकिन 3। वो क्या करती है? कीमोकाइनेस। वो कीमोकाइनेस जाके किसको मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर किसका है? बी सेल का। वो केमिकल मैसेंजर आने के बाद बी सेल क्या करते हैं? एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं। कौन सी एंटीबॉडी? स्पेशली आईजीई। और ये आईजीई एंटीबॉडी किस में जाके बाइंड होती? मास्ट सेल में। देखो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आफ्टर सेकंड, नाउ दिस रीएक्टिवेशन, री एक्सपोजर क्या होता है? जो एंटीबॉडी है, जो एंटीबॉडी बाइंड विथ मास्ट सेल, वो जो अगर दूसरे बार से नेक्स्ट टाइम आने के बाद एलर्जेंस क्या होता है? उसका डिग्रेनुलेशन होता है। डिग्रेनुलेशन होने के बाद ये जो म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है, प्लाज्मा लीकेज हो जाता है, इडिमा, वैसोडाइलेशन, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स। और इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स क्या करते हैं? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। दिस इज द पैथोलॉजी ऑफ अस्थमा। सो दिस अब देखेंगे ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन द लंग्स और एयरवेज ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स। कौन से? ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स occluded by the plug, occluded plug thick tenacious mucus। जो म्यूकस है उससे भर जाता है ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई। इन पेशेंट हु डाई ड्यू टू द स्टेटस अर्थमेटिकस, द लंग्स आर ग्रेटली डिस्टेंट ड्यू टू द ओवर इन्फ्लेमेशन एंड शो स्मॉल एरियाज ऑफ एटेलेक्टेसिस कोलैप्स। दिस इज अ ग्रॉस में सिंपल बात है, जो इसमें अपने ब्रोंका है उसमें क्या प्रोडक्शन होता है? म्यूकस का प्रोडक्शन होता है। और क्या बोलते हैं उसको? नैरोविंग द ल्यूमेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी। उसको माइक्रोस्कोपी मेजर प्रोसेस विच कंट्रीब्यूट द नैरोविंग ऑफ एयरवेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्रीज अमाउंट ऑफ म्यूकस फ्रॉम म्यूकस प्लग्स एंड आर सीन इन द ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई। इसका first of all increased mucus production. Okay, mucus plugs contains epithelial cell, discriminated epithelial cell and eosinophils forms spiral shaped cast of the airways and are collected Crushman spirals. These may be found in the sputum. Next, mucus production के बाद inflammation होता है. Numbers of eosinophils are found in the wall of the bronchi and bronchioles. उसमें क्या होता है? Charcot Leyden crystals which are crystalloid derived from the eosinophils lysophospholipase binding protein called as
जिलेटिन स्टेन। देखो इसमें इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? न्यूमरस यूसिनोफिल्स आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द ब्रोंका। ब्रोंका में न्यूमरस ऑफ यूसिनोफिल्स फाउंड होते हैं। वो क्या करते हैं? चारकोट लेड एंड क्रिस्टल्स फॉर्मेशन करते। चारकोट लेड एंड क्रिस्टल विच कॉल्ड एज क्रिस्टल डिराइव्ड फ्रॉम एन यूसिनोफिल्स। थर्ड, एयरवेज रिमोल्डिंग। इसमें एयरवेज रिमोडलिंग में इट इज अ ग्रुप ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द ब्रोंकियल वॉल ड्यू टू द रिपीटेड ब्लॉट्स ऑफ इन्फ्लामेशन एंड कंसिस्टेंट ऑफ। इसमें क्या होता है? एयरवेज रीमॉडलिंग में ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है। किसका? ब्रोंका है और ब्रोंक्यूल्स का। एंड इंक्रीज इन साइज एंड नंबर, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेशिया ऑफ द सब म्यूकोजल ग्लैंड, जो ग्लैंड्स होती है किसकी? ब्रोंका और ब्रोंक्यूल्स, उसके क्या होता है? साइज एंड नंबर्स बढ़ जाता है। साइज एंड नंबर्स अगर ग्लैंड की बढ़ गई तो क्या? सीक्रेशन बढ़ जाता है। सीक्रेशन बोले तो म्यूकस, और म्यूकस सीक्रेशन होने के बाद प्लग फॉर्मेशन था। प्लग फॉर्मेशन होने के बाद एक तो उसकी ग्लैंड की साइज बढ़ गई, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा, म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा, उसका मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज। नेक्स्ट, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया ऑफ द ब्रोंकियल वॉल। हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया, सेल की साइज बढ़ जाना। इंक्रीज्ड वस्कुलरिटी, डिपोजिशन ऑफ सब एपिथेलियल कोलेजन्स, accompanied by fibrosis and thickening of the basement membrane. Now, clinical courses. Acute asthmatic attack usually last up to several hours. acute का मतलब है कम से कम और chronic में ज्यादा से ज्यादा more than 3 months. Okay. In some mild degree of chest tightness, dyspnea, wheezing and cough without or sputum production, with or without sputum production or tightness of chest हो जाए. Between the asthmatic attack, patient may be asymptomatic. रहता है। देखो, स्टेटस अस्थमेटिकस, इट इज द मोस्ट फॉर्म ऑफ अस्थमा, इट इज मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ अस्थमा। कौन सा? स्टेटस अस्थमेटिकस, इन विच द सीवियर एक्यूट पैरोक्सिज्म परसिस्ट फॉर डेज एंड इवन वीक्स। द ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द ड्रग्स। ये जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हुआ है वो ड्रग्स को रिस्पॉन्स नहीं करता है। वो ड्रग्स लेने के बाद भी वो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन खुलता नहीं है। इट मे कॉज सीवियर एयरफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन लीडिंग टू द सीवियर साइनोसिस एंड इवन डेथ। देखो, अगर ये जो ल्यूमेन खुला नहीं, ल्यूमेन बड़ा नहीं, तो क्या होता है? ऑक्सीजन डिफिशियंसी बहुत कम, ऑक्सीजन जो रहता है वो बॉडी का बहुत कम होता है। बहुत कम होने के बाद साइनोसिस, और साइनोसिस क्यों होता है? CO2 प्रोडक्शन एंड सम मटेरियल्स एंड देन फॉर्म सीवियर डेथ, इवन डेथ भी हो सकती है। देखो, उसका डायग्नोसिस क्या कर? डायग्नोसिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एन इंक्रीज्ड इन एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है क्या देखने का। डिफिकल्टी विथ एक्सेलेशन, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन, जो एक्सलेशन है वो कहते हैं बढ़ जाता है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन, वीजिंग, उसके साथ वीजेस, इलेवेट यूसिनोफिल काउंट इन पेरिफेरल ब्लड, जो पेरिफेरल ब्लड है उसमें क्या होता है? यूसिनोफिल काउंट बढ़ जाता है। नाउ, अस्थमा में कौन से टाइप का स्पुटम पाया जाता है? देखो, स्पुटम इट में विस्कस, कैसा है? विस्कस, येलो एंड रिच इन यूसिनोफिल्स, विस्कस, येलो एंड रिच इन यूसिनोफिल्स। ओके, वो थिक, येलो कलर्ड एंड रिच इन यूसिनोफिल्स। ओके, चारकोट लेड एंड क्रिस्टल क्या है? मॉडिफाइड यूसिनोफिल सेल्स है, आर मेनली सीन इन अटोपिक अस्थमा। बोले तो एलर्जन अस्थमा में। ओके, दे हैव द शेप ऑफ द पेयर, लॉन्ग, नैरो, 6 साइडेड pyramids placed base to base. Okay, Crushman spirals are the corkscrew shaped twist of the condensed mucus several centimeters long that is usually surrounded by the elongated mass of the clear or opalescent material. Now, cerebellar bodies are the compact cluster or strips of the columnar epithelium cells shed from the bronchi. देखो, चारकोट लेड एंड क्रिस्टल हो गया, क्रस्टमन स्पाइरल मिल सकता है, और उसके बाद cerebellar bodies. This is the finding of sputum in asthma.